अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो बच्चों? होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटे, yesterday Dr. Shapres has started with you people chapter number 17. As you all know, what is chapter number 17 related? That is local and humoral control of circulation. ठीक है, local the word, as you can listen and as you can read from your guidance, अपनी गाइडेंस की बुक को देखो तो सबसे टॉप पर लिखा है लोकल कंट्रोल ऑफ द ब्लड फ्लो। तो जो लोकल कंट्रोल का मतलब है कि आपकी जो भी टिश्यूज लेवल पर ब्लड फ्लो हो रहा है उसको जो कंट्रोल है उसको कैसे आप कंट्रोल, आपकी बॉडी जो है वो कैसे कंट्रोल कर सकती है। दिस इज नॉट द जनरलाइज्ड कंट्रोल। जनरलाइज्ड कंट्रोल आप लोगों ने पढ़ा था जब आपने स्टार्ट किया था, जिसमें आपने ओहम्स लॉ पढ़ा था, लैपलेस लॉ पढ़ा था, वो सारा जो है वो जनरल लॉ के अकॉर्डिंगली था। दिस इज अकॉर्डिंगली योर लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल। कल आप लोगों ने पढ़ा होगा वेसोडाइलेटर थ्योरी। एक वन इज वेसोडाइलेटर थ्योरी एंड द अदर थ्योरी इज योर ऑक्सीजन लैक और ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी और न्यूट्रिएंट डिमांड थ्योरी। you have studied your reactive hyperemia क्या होता है, एक्टिव हाइपरेमिया क्या होता है। रिएक्टिव हाइपरेमिया एज द नेम शो कि किसी चीज के रिएक्शन में कि अगर आप ब्लॉक कर देंगे ब्लड वेसल, ब्लॉकेज करने के बाद तो उसका ब्लड फ्लो भी ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद व्हेन यू ओपन दैट ब्लड फ्लो तो उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, मैनी फोल्ड इंक्रीज होगा। इसी तरह रिएक्टिव है कि अगर somebody is going to exercise like this, if you can see these slides, कि रिएक्टिव हाइपरेमिया क्या और एक्टिव हाइपरेमिया। कि जब एक टिश्यू जो है ब्लड सप्लाई का टिश्यू को ब्लॉक कर देंगे कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटों के लिए या उससे ज़्यादा के लिए, तो उस टिश्यू में जो ब्लड फ्लो होगा वो 4 to 7 टाइम्स नॉर्मल हो जाएगा अगर आप उस ब्लॉक को खोल दोगे। जैसे सपोज आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि एक जगह अगर आप टॉर्निक्यूट लगाएंगे ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देंगे, जब आप टॉर्निक्यूट को खोलेंगे तो वहां से जो ब्लड फ्लो होगा वो एकदम से बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है। दैट इज 4 to 7 टाइम्स मोर देन एज हाइपरीमिया। एक्टिव हाइपरीमिया होता है कि जब टिश्यू जो है हाईली एक्टिव है, जैसे कि कोई बंदा है जो एक्सरसाइज कर रहा है, उसका जो मसल्स है, या फिर वो बंदा खाना खा रहा है, उसके जीआईटी ग्लैंड्स हैं, या फिर ये है कि उसकी थायराइड ग्लैंड है जब हाइपर सेक्रीटरी पीरियड हो, या जैसे कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपकी हाई मेंटल एक्टिविटी है तो आपका रिकॉर्डिंग ब्लड फ्लो जो है बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेस्टिंग टिश्यूज। दैट इज दैट यू कैन लेबल एज एक्टिव हाइपरीमिया एंड रिएक्टिव रीएक्टिव। रीएक्टिव का मतलब है दोबारा से एक्टिव होना। इसलिए इसकी एग्जांपल्स इस तरह से याद रखो इसके नेम से। एक्टिव हाइपरीमिया इज एक्टिव कि बंदा एक एक्टिव है, और रीएक्टिव का मतलब है कि वो दोबारा से एक्टिव हो, एक दफा एक जगह ब्लॉकेज लगी उसके बाद दोबारा से एक्टिव हुआ। तो कल आप लोगों ने जो सारा पढ़ा है उसको समरी है वो दैट इज दैट कि अगर टिश्यू गई है, जब भी टिश्यू का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है किसी भी बॉडी में कहीं भी, तो आपकी जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या यूटिलाइजेशन है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज होगी तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो क्या करेगी, और ऑक्सीजन की लैक क्या करती है सबसे पहले तो, और जब भी ऑक्सीजन की लैक होगी तो वो आर्टेरियोलर डायलेटेशन, वेसोडाइलेटेशन करेगी। वेसोडाइलेटेशन का क्या मतलब है कि पहले वो ऐसे बंद होंगी, वो वेसोडाइलेट होकर खुल जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स खुलती हैं तो वहाँ क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हम बात करें लोकल टिश्यू लेवल पर। और आपने, मैंने जो आपको पढ़ाया था, मैंने आपको ज्यादातर यही पढ़ाया है कि टिश्यू ब्लड फ्लो जो आपका कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ आपका लोकल ब्लड फ्लो जो कंट्रोल हो रहा है वो आपका आर्टीरियोलर लेवल पर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी आर्टीरियोलर वेसोडाइलेटेशन होगी। जब ये आर्टीरियोलर वेसोडाइलेटेशन होगी तो आर्टीरियोल्स के बाद आपने देखा था कि कैपिलरीज आती हैं, जो कैपिलरीज हैं वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपिलरीज में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो आपका जो उससे पहले आपकी जो एक जंक्शन है कि आर्टीरियोल्स हैं और आर्टीरियोल्स के बाद पहले मेट आर्टीरियोल्स हैं और उनके दरमियान एक स्फिंक्टर है दैट इज कॉल्ड एज प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। तो जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो इस लेवल पर प्रेजेंट है वो भी रिलैक्स्ड हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ ये जो है ये आपके कैपिलरीज हैं, तो इंक्रीज कैपिलरी ब्लड फ्लो हो गया। जब इंक्रीज कैपिलरी ब्लड फ्लो हो गया तो ब्लड फ्लो जब भी इंक्रीज करेगा तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और दूसरी आपके बहुत से न्यूट्रिएंट्स या मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो सारे के सारे आपके इंक्रीज हो गए एज एट दिस साइड। अब यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ था यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन से या मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने से, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करना है, इसने रिमूवल हो जाना है एंड रैपिड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो वहाँ प्रोड्यूस्ड हो चुके होते हैं वो सारे के सारे वहाँ से रिमूव होंगे। फिर क्या होगा, फिर ये होगी कि आपकी इंक्रीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर दीज मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। आपके जो ब्लड के अंदर ब्लड कैप फ्लो कर रहा था वहाँ जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो वहाँ से मूव करके आपके ब्लड टिश्यू सेल्स के अंदर मूव कर जाएंगे, तो उन्होंने अब यूटिलाइज करना है। तो एक्सचेंज ऑफ बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स जो है इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट देयर विल बी इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन अगेन एंड अगेन देयर इज इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उसके बाद एक और साइमल्टेनियसली साथ ही साथ क्या हो रहा था कि आपका प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो था वो रिलैक्स्ड हो गया था। जब वो रिलैक्स्ड हो गया था तो आपकी बहुत सी कैपिलरीज जो कि डोरमेंट पड़ी हुई थी, जो बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई थी, वो भी ओपन हो जाएगी। इंक्रीज नंबर ऑफ ओपन कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जब ज्यादा ओपन हो गई तो उसका क्या हुआ, उसका ये मतलब हुआ कि वहाँ जो है सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सचेंज ऑफ मेटाबोलाइट्स इंक्रीज हो गया। और इसके बाद क्या हो गया, इसका डिफ्यूजन डिस्टेंस भी ओपन कैपिलरीज में डिक्रीज हो गई। ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं, ये नहीं हो रहा कि ये हो रहा तो ये नहीं हो रहा, ये हो रहा तो ये नहीं हो रहा, ये सारा कुछ सारा साथ साथ हो रहा है। और ये आपकी समरी है कि आपके जब प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स और आर्टेरियोल्स जब ब्लड फ्लो चेंज कर रहे होते हैं रिस्पॉन्स टू मेटाबॉलिक नीड्स, और दिस इज आल्सो कैन बी एक्सप्लेन अंडर द हेडिंग ऑफ मेटाबॉलिक थ्योरी ऑफ ब्लड रेगुलेशन। ब्लड रेगुलेशन कहाँ हो रहा है, लोकल टिश्यू लेवल पर आपका ब्लड रेगुलेशन हो रहा है। सो दिस इज ऑल नटशेल। और एक आपकी फाइनल जो है तमाम का तमाम जो ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी है या मेटाबॉलिक डिमांड थ्योरी है वो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस ऑल फिनोमेना या दिस टेबल। इसकी पिक्चर आप ले लें क्योंकि ये टेबल जो है आपकी गाइडन में नहीं बना। Then very important topic going to start, that is your auto regulation of blood flow when the arterial pressure changes। ये बहुत ज़्यादा important topic है आपका और बार बार आपसे पूछा जाएगा ऑटो रेगुलेशन कैसे होती है किसी भी एरिया में या किसी भी लोकलाइज्ड टिश्यू में। जो ब्लड है वो कैसे खुद ब खुद रेगुलेट होके वहाँ जो है ब्लड फ्लो होता है, हालांकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज भी होता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर जो किसी भी लेवल पर, स्पेशली आपका कौन सा लेवल है, आर्टीरियोलर लेवल पर ये चेंजेस आते हैं और कहाँ से कहाँ तक ये मेंटेन रहता है और कैसे वो जो फ्लो है आपका रिटर्न टूवर्ड्स नॉर्मल होता है, इस तमाम फिनोमेनन को ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो कहते हैं। जैसे ही आप ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का इंक्रीज करते हैं या किसी भी पर्सन नॉर्मल पर्सन का भी इंक्रीज करते हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया तो वहाँ ब्लड फ्लो भी इमीडिएटली इंक्रीज कर देता है। अब ये जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन ब्लड फ्लो है ये बिल्कुल बहुत कम सेकंड्स के लिए होता है। इवन flow is almost in most tissue returns almost to normal level even though the arterial pressure is kept elevated. This return of flow toward normal is called as auto-regulation of blood flow. अब कैसे ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो होते हैं और किस लेवल से किस लेवल तक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज भी कर दिया जाए तो ब्लड फ्लो जो है नॉर्मल होता है। दिस कैन बी अचीव्ड बिटवीन आर्टीरियल प्रेशर ऑफ बिटवीन 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लेके 170 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं ओनली टू 20 to 30%। इतना ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी करते हैं यानी कि 150% तक आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया है, लेकिन जो ब्लड फ्लो है वो सिर्फ 20 से 30% तक इंक्रीज किया है। और इन सम टिश्यूज सच एज हार्ट एंड ब्रेन दिस ऑटो रेगुलेशन इज इवन मोर प्रिसाइज। अगर आप ये देखें तो ये डायग्राम आपको बताएगी कि एक्यूटली अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर यहाँ 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लेके 170 मिलीमीटर ऑफ तक मर्करी तक इंक्रीज किया है तो अगर आप ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो है और ये आपका मेन आर्टीरियल प्रेशर है। तो यहाँ देखें आप ब्लड फ्लो, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया किसी पर्सन का
ये नॉर्मल पर्सन की डायग्राम है, ये नहीं है कि ये पैथोलॉजिकल है, ये नॉर्मली भी है। अगर किसी का 70 से लेके 175 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया, यानी कि ब्लड प्रेशर तो आप 150% इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्लड फ्लो देखें, इस सॉलिड कर्व को देखें, तो जो ब्लड फ्लो है वो सिर्फ जो है आपका 20 से 30%, यानी कि अगर यहाँ 1 मिलीलीटर पर मिनट है तो ये इंक्रीज होके जस्ट इतना आपका इंक्रीज हो 1.5, यानी कि 20 से 30% आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है अक्यूट केसेस में। अक्यूट के अभी हम लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं कर रहे। लॉन्ग टर्म होता है, अक्यूट होता है कि कुछ टाइम के लिए इंक्रीज किया है, लॉन्ग टर्म होता है कि वीक्स के लिए या डेज के लिए या मंथ्स के लिए इंक्रीज हुआ है। तो अब इसमें जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया था तो रेंज थी 70 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से लेके 175 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक। प्रेशर तो जो ब्लड फ्लो है वो जस्ट 20 से 30% तक इंक्रीज किया है। अब ये कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? वी कैन एक्सप्लेन इट metabolic theory and again your myogenic theory. Myogenic and your metabolic theory. That is, increase in blood pressure can cause increase in your blood flow under the heading of metabolic theory and myogenic theory. This is actually can be explained under these two headings. So metabolic theory is actually the similar as that of the previously you have studied. कौन सा है वाटर रेगुलेशन? आर्टीरियल प्रेशर क्या करता है? एक तो आपकी मेटाबॉलिक थ्योरी है और एक आपकी मायोजेनिक थ्योरी है। कि मेटाबॉलिक थ्योरी को ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ तो वहाँ ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो गई और ब्रैकेट में लिखा है इस डायग्राम में कि इंक्रीज वॉश डाउन ऑफ वेसोडाइलेटर्स, कि जो आपके वेसोडाइलेटर्स जो नॉर्मली नेचुरली प्रेजेंट हैं वो भी आपके वहाँ वॉश डाउन हो जाएंगे इन केस ऑफ increase delivery of oxygen and blood flow and nutrient to the tissues, and this will cause कि अब वो vasodilators तो चले गए इसकी increase blood flow की वजह से, तो वहाँ क्या होगा? आर्टेरियल लेवल स्टार्ट हो जाएगी। जब वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी माइक्रोवास्कुलेचर की तो ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाएगा और ब्रिंग बैक टू दी अगेन टू द प्रीवियस लेवल। ठीक है, दिस इज योर condition which is going to explain how this metabolic theory is going to explain the mechanism of autoregulation. So mechanism of autoregulation can be explained under two headings. पीछे आपने पढ़ा था acute control of regulation. This is your कि जब आप अक्यूटली कंट्रोल आपका हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म अब आपने किसी बंदे का जो है अक्यूट भी हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है कि जब आप किसी बंदे का ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेंगे, किसी बंदे का नॉर्मली भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, कभी भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो सकती है, किसी को गुस्सा आ सकता है, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी और कंडीशन हो जिसमें कि ब्लड प्रेशर टेम्पररीली इंक्रीज हो, तो वहाँ क्या क्या फीचर्स होंगे और ऑटो रेगुलेट, दिस इज अंडर द हेडिंग ऑफ ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड। तो आपकी ब्लड की ऑटो रेगुलेशन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और रेगुलेशन का मतलब होता है नॉर्मल, ब्रिंग बैकिंग टू नॉर्मल। तो उसके अंदर टू हेडिंग्स आएंगी, मेटाबॉलिक थ्योरी एंड योर मायोजेनिक थ्योरी। अब ऑक्सीजन आपको पता है कि मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स में, जो कि आपने पीछे भी पढ़ा है पहले दो पेजेस में, ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कॉज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज योर ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन यहाँ एब्सेंस होगा तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो जब भी कहीं भी ऑक्सीजन की लैक होगी तो ब्लड वेसल्स जो हैं रिलैक्स कर जाएंगी, डायलेट कर जाएंगी, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाएगी, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है वहाँ आपकी कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन कम होगी तो स्मूथ मसल्स को क्या होगा? स्मूथ मसल्स क्योंकि रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसकी जो है, तो ये जो है लोकल वेसोडाइलेटेशन कर देगा, स्मूथ मसल्स भी आपके ब्लड वेसल्स से रिलैक्स कर देंगे। और स्पेशली ये कौन से एरियाज में होगा? आर्टेरियोलर एरियाज। Like this diagram can explain your कि decreased oxygen delivery हो जाए, कि ऑक्सीजन पहले कम आ रही है और वहाँ साथ के साथ ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ तो टिश्यू की ऑक्सीजन जो है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया,
और टिश्यू जो है उसने ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन यूज़ कर दी है। तो डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजन जब भी होगी तो वो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगी आर्टेरियोल्स के और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स को, और टिश्यू ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ इट इज यू गोइंग टू एक्सप्लेन द ऑक्सीजन और मेटाबॉलिक फ्लो। अब इसको एक्सप्लेन उन्होंने किया कि अगर आप किसी के प्री कैपिलरी स्फिंक्टर को, बैट स्विंग को, ये जो डायग्राम आपने पीछे देखी है, तो ये कि अगर माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखें प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स को, तो या तो ये टोटली क्लोज्ड होंगे या ओपन होंगे। तो ये साइक्लिकल closure and opening of pre-capillary sphincter of arterioles or metatarioles is called as vasomotion in response to oxygen। कि ऑक्सीजन कम होगी तो ये ओपन कर जाएंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, so this number of pre-capillary sphincter to open at any time is actually directly proportional to requirement of the tissue for nutrition। कि उस टिश्यू को उस टाइम पर कितनी न्यूट्रिशन चाहिए, ये जो आपके प्री कैपिलरी स्फिंक्टर हैं ये ओपन या क्लोज है। So this pre-capillary motion, as previous lecture में I have told you or I have explained you already कि vasomotion we discuss कर रहे हैं metabolic theory of your ऑटोरेगुलेशन। सो मेटाबॉलिक थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट अब कौन सा है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, या तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर को क्लोज करता है या ओपन करता है। क्लोज किस फॉर्म में होगा, जब ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। जब कम ऑक्सीजन होगी तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर को क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या करेगा, वहाँ से ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, उसके बाद अगेन लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगेन मोर ओपन, मोर एंड मोर कैपिलरीज ओपन। तो फिर बाद में क्या हो जाएगा, बाद में ये होगा कि आपकी जो ऑक्सीजन जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई। जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई तो अगेन प्री कैपिलरी स्फिंक्टर आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये साइक्लिकल जो ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर और मेटाआर्टेरियोल्स है, दिस इज कॉल्ड एज vasomotion। And pre-capillary and meta-arterial sphincters open and close cyclically several times per minute, with the duration of open phase being proportional to the metabolic need of the tissues for tissue oxygenation। यानी कि डिपेंड करता है कि टिश्यूज को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो डिपेंड करेगा। अब ये मैंने पहले भी बात बताई है कि आपके जो स्मूथ मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स की हम बात कर रहे हैं। हम ये नेचुरली और दूसरे किसी स्मूथ मसल्स की बात नहीं कर रहे, जीआईटी के स्मूथ मसल्स की बात नहीं कर रहे, हम ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब दैट the strength of contraction of the sphincters would increase when an increase in oxygen concentration। तो उसी बात को अगेन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं वो तभी क्लोजर होगा जब आपकी ऑक्सीजन की लेवल वहाँ इंक्रीज होगा, और जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गॉन हो जाए मेटाबॉलिज्म के जरिए तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, तो ये स्फिंक्टर्स जो हैं अगेन ओपन हो जाएंगे, and this cycle continues to go once। And the cyclical closure and opening of these blood vessels is called as your this cyclical closure and opening of blood vessels is called as your सॉरी जी बेटा ये गिर गया था, कोई बात नहीं। ठीक है जी, cyclical closure and opening of blood vessels is called as your vasomotion। ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक थ्योरी ऑफ योर ब्लड ऑटोरेगुलेशन। अब वो कहते हैं कि एक तो ये हमने बताया था कि जब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अगर आपका ये वही उसी थ्योरी को अगेन मोर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब जब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि वहाँ जो वेज़ोडायलेटर्स जो कि नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, वो भी वॉश आउट हो जाते हैं। जब वो वॉश आउट हो जाते हैं तो वो फिर क्या होता है, अब वहाँ वेज़ोडायलेटर्स कम हो गए। जब वेज़ोडायलेटर्स कम हो गए तो आपका जो है ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, रिटर्निंग बैक टू द योर नॉर्मल फ्लो टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका ब्लड फ्लो कैसे नॉर्मल होगा। ये तो नहीं कि एक दफ़ा किसी बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो वो ऑल द टाइम उसका फ्लो बढ़ा रहेगा, नहीं, बल्कि वहाँ साथ ही ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, वहाँ जो वेजोडाइलेटर्स नेचुरली प्रेजेंट थे लाइक नाइट्रस ऑक्साइड वो भी वॉश ऑन हो गए, ब्लड फ्लो वो भी उसको भी साथ ले गया। ऑक्सीजन जो है वो तो आई, लेकिन उसके बाद आपके साथ ही साथ ब्लड वेसल्स जो हैं उन्होंने कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया एंड रिटर्न फ्लो टू नियरली नॉर्मल डिस्पाइट द इंक्रीज्ड प्रेशर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड कि कैसे ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेट हुआ। सेकेंड थ्योरी अब आपकी आ जाती है कि आपका मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन। मायोजेनिक एज द नेम शो, मायो मीन मसल्स, जेनिक मीन कि उनके अंदर जो ऑटोमेटिकली आपके जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, जो कि ब्लड वेसल्स का अगर आपने स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजी में पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा कि उसमें जो है ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका इंटीमा है और ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। जो मीडिया है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? मसल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो आपकी मैकेनिज्म स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस का है या आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लड को रेगुलेट करने के लिए है, ऑटो रेगुलेशन का है कि अगर किसी का पर्सन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया तो जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया है तो जो आर्टीरियोल्स हैं उसके जो एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं वहाँ आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो आर्टीरियल वॉल जो है वो स्ट्रेच करेगी। अब वो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो इंक्रीज सेंसिंग बाय मायोजेनिक स्ट्रेच रिसेप्टर्स, वो ओपन कर देंगे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स आर देयर इन द ब्लड वेसल्स, जैसे कि तमाम आपकी नर्व्स में होते हैं इस तरह चैनल्स जो हैं वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट। सो ये जो आपके चैनल्स हैं ये स्ट्रेच कर जाएंगे और आपके ओपनिंग हो जाएगी कैल्शियम गेटेड चैनल्स की, और कैल्शियम जो ईसीएफ में ज़्यादा प्रेजेंट था वो वहाँ से वस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स में अंदर आ जाएगा और आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये क्या करेगी? वेसो कंस्ट्रक्शन करेगी। सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि कैसे आपकी एक तो ऑक्सीजन लैब थ्योरी थी और ऑक्सीजन मेटाबॉलिक थ्योरी थी जिसमें कि मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई और वेसोडाइलेटर वॉशटन हुए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया, तो आपका जो ब्लड फ्लो है अगेन ब्रिंगिंग बैक टू नॉर्मल बाय डूइंग द वेसो कंस्ट्रक्शन। और इसमें आपकी कैसे वेसो कंस्ट्रक्शन हुई है कि आपके जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं उनकी वेसो कंस्ट्रक्शन हुई। जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स की वेसो कंस्ट्रक्शन हुई उन्होंने कैल्शियम की एंट्री कर दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इनसाइड, जिन्होंने कि स्मूथ मसल्स को जाके एक्ट किया और उसको वेसो कंस्ट्रक्ट कर दिया। जो वेसो कंस्ट्रक्शन हुई है तो ब्लड फ्लो ब्रिंग्स बैक टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक हो गई? दिस इज द हाउ द मायोजेनिक थ्योरी ऑफ द ऑटो रेगुलेशन विल वर्क। अगेन एक्सप्लेनेशन, जबकि लो प्रेशर हो तो स्ट्रेच ऑफ द वेसल्स इज वेरी लेस एंड स्मूथ मसल रिलैक्स, वेस्कुलर रेजिस्टेंस रिलैक्स एंड हेल्पिंग द रिटर्न ब्लड जो फ्लो है आपका टुवर्ड्स नॉर्मल। ये है कि आपका वेसो कंस्ट्रिक्शन तो नहीं हुई लेकिन आपका प्रेशर लो है। ब्लड प्रेशर ही लो होगा तो फिर क्या होगा? जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो फिर आपके स्मूथ मसल्स रिलैक्स करते हैं, वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी आपका कम हो जाता है और फ्लो आपका नॉर्मल हो जाता है। अब वो इसको एक्सप्लेनेशन कैसे है कि मायोजेनिक थ्योरी एक्चुअली स्मूथ मसल्स में ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी है कि जो वो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंट्री करते हैं कैल्शियम की, क्या रीज़न? आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग, मैं दोबारा जो नहीं सही तरह से सुन रहे उनके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आई एम एक्सप्लेनिंग द मायोजेनिक थ्योरी ऑफ योर auto regulation. If you got a question, how the blood flow to the local tissue is auto regulated when blood pressure is increased. तो इसमें प्लीज बी क्लियर, आपने दो थ्योरीज लिखनी है। मेटाबॉलिक थ्योरी आई हैव एक्सप्लेन दैट मेटाबॉलिक थ्योरी और ऑक्सीजन लैक या ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी इज द सिमिलर थ्योरी एज you have studied in the first 2 pages of chapter number 17, and this is your myogenic theory which is I am going to explain. इस पे ये टेबल जो है ये अच्छी तरह इस टेबल को तो लर्न कर लो, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो आपने 2-4 पॉइंट्स में लिखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मायोजेनिक रिस्पॉन्स या स्मूथ मसल्स जो हैं जो ब्लड वेसल्स के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं?
This is the word which you have to remember. That this smooth muscle myogenic response is inherent. What do you mean by inherent? तो ये अल्लाह मियाँ ने आपके बॉडी के अंदर डाला हुआ है, आपकी ब्लड वेसल के अंदर, और इवन कोई न्यूरोनल रिस्पॉन्स ना आए, कोई हार्मोनल रिस्पॉन्स ना आए, फिर भी आपके जो स्मूथ मसल्स हैं, जब भी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये रिस्पॉन्स शो करेंगे इन रिस्पॉन्स टू योर इंक्रीज ब्लड प्रेशर। एंड स्पेशली साइट कौन सी है जहाँ ये एविडेंट होता है? आर्टेरियोल्स पर। लेकिन आर्टेरियोल्स के अलावा वेन्यूज, वेन्स और इवन लिम्फेटिक वेसल्स में भी ये आपका शो हो सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपसे कोई एमसीक्यू आ जाए या कोई भी पूछे कि ये किस लेवल पर आपका हो रहा है, तो ये लार्जर वेसल्स के लेवल पर नहीं होता, ये रिस्पॉन्स आपका आर्टेरियोल्स के लेवल पर होता है। और कैसे ये आपकी जो है वो इनिशिएट कैसे होगी, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो कैसे इनिशिएट होंगे? अब उसका इनिशिएटिंग फैक्टर होगा स्ट्रेच, कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हुआ, तो जब ब्लड फ्लो किसी भी चीज़ में ब्लड वेसल इंक्रीज करेगा तो ब्लड वेसल स्ट्रेच करेंगे, जब स्ट्रेच होगा तो आपकी डीपोलराइजेशन हो जाएगी, which can increase calcium entry from ECF into the cells, and cells क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये रिस्पॉन्स जो है वैसे तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं एक्सप्लेन किया गया, लेकिन एक्सरसाइज में क्या होगा, अब आपके अगर पर्सन समबॉडी इज, ये मायोजेनिक मैकेनिज्म जो है वो इतना ज़्यादा अनक्लियर है, क्योंकि ये जो प्रेशर सेंसिंग मैकेनिज्म है वो इतना ज़्यादा डिटेक्ट नहीं करता चेंजेस इन द लोकल ब्लड फ्लो, लेकिन जो मेटाबॉलिक इफेक्ट है वो ओवरराइड कर जाएगा दिस मायोजेनिक रिस्पॉन्स व्हेन समबडी इज गोइंग टू स्टार्ट विगरस मस्कुलर एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें जो स्केलेटल मसल ब्लड फ्लो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए वहाँ मेटाबॉलिज्म भी तेज हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और वही सारा फिनोमेना जो पीछे एक्सप्लेन किया है वही आपका सारे का सारा इसमें एक्सप्लेनेशन में। So this is your second theory of autoregulation, that is your myogenic theory of blood autoregulation. First is metabolic theory, second is myogenic. और अगर आपको पीछे क्वेश्चन है acute control of blood flow, तो लोकल कंट्रोल में आपने वेसोडाइलेटर थ्योरी और ऑक्सीजन डिमांड या न्यूट्रिएंट डिमांड थ्योरीज देखी, ठीक है? ये आपकी ऑटो रेगुलेशन की थ्योरी आ गई। अगर आप बात करें कि स्पेशलाइज्ड हर टिश्यूज जो है बॉडी का, ये नहीं है कि सारों में यही अप्लाई होता है, हर जो टिश्यू है बॉडी का वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है। और स्पेशली अगर आप एक्सप्लेन करें ऑटो रेगुलेशन को, तो ऑटो रेगुलेशन कैन बी एक्सप्लेन इन किडनीज, इन ब्रेन एंड इन स्किन। किडनीज में क्या है कि उसने फ्लूइड रेगुलेट करना है, आपका इससे वॉल्यूम रेगुलेट करना है, आपकी बॉडी के अंदर कितना पानी रिक्वायर्ड है या कितना बाहर जा रहा है, कितना यूरिन आएगा पेशेंट को, या कितना जो फ्लूइड है उसने रिटेन करना है, कितना सॉल्ट रिटेन करना है ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। So that is your auto regulation of in the kidneys is very specific. Or the second important point, the special mechanisms are there for control of acute control of your blood flow control. ये सारे के सारे हम बात acute controls की कर रहे हैं। Acute blood flow controls in kidney, और इसको under the heading of you can explain in tubuloglomerular feedback. वैसे तो बेटे मैंने स्लाइड्स में आपका लिख दिया है सारा डिटेल्स कि कैसे ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक होता है, हो सकता है आपको ये लिखना भी आ जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक किडनी आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसकी, और जो स्लाइड्स में वो भी इनफ है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है अपना इंडिविजुअली कि अपने एक्सप्लेनेशन के लिए उसको लेक्चर से समझ ना आए, या वैसे वो समझना चाहे, तो ही और शी कैन ओपन योर Titan renal physiology tubuloglomerular feedback, that is control of local blood flow to specialized tissues. Specialized mechanisms are there. Second आपका है control of this your blood flow in the brain by production of carbon dioxide and hydrogen ions in the body. और बाकी regulation in the skin is through specialized regulation by that is to control the temperature. जब भी आप खुद देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हों तो आपको कांपने लग जाते हो, और आपकी जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं, आपकी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है स्किन में कोल्ड में,
और आजकल अगर जैसे गर्मियां हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लॉस होना है फ्रॉम द इंटरनल फ्लूइड बॉडी टेम्परेचर, वो कैसे होगा? वी विल डिस्कस दीज ऑल थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले हम आ जाते हैं, दिस इज अंडर द हेडिंग ऑफ, अब आज हम क्या नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने लगे। पीछे हमने डिस्कस कर लिया है मेटाबॉलिक थ्योरी, auto regulation of blood flow. Second is your myogenic theory of regulation of auto regulation of blood flow. Now these are the special mechanism for acute control of blood flow. First of all we are going to discuss tubuloglomerular feedback. अब होता क्या है कि जो आपकी किडनीज हैं वो है कि वहाँ स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होता है ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर फीडबैक। ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर फीडबैक का मतलब है, फीडबैक का मतलब होता है कि जैसे अगर सपोज मैं आपको कोई बात बताती हूँ तो फिर उसके बाद आप कितनी उस बात को एब्जॉर्ब करते हो और उसको कितना आप एग्जाम में लिखते हो या कितना अंडरस्टैंड करते हो कि फीडबैक आ रहा है। इसी तरह अब ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर, ट्यूब्यूलो का मतलब है कि जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, अभी आपको मैं डायग्राम्स में दिखाऊंगी, जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ जो फ्लूइड आ रहा है आफ्टर रीएब्सॉर्प्शन, वो क्या फीडबैक देगा ग्लोमेरुलस को कि वो जो है कंपोजिशन फ्लूइड जो है वो क्या मैसेज भेजेगा कि यहाँ क्या फिनोमेना होना चाहिए। तो दो पॉइंट्स हैं, या तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो या आपके वहाँ जो है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज है ट्यूब्यूल्स में, तो वहाँ जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो कि डिटेक्ट कर लेंगे कि क्या चेंज आएगी। अब वो कौन से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं? दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट एट द साइट ऑफ efferent and different tubules in the early distal tubule structure called the macula densa. डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर जहाँ एफरेंट और डिफरेंट आर्टरियल्स है, ऊपर यहाँ डिस्टल ट्यूब्यूल पड़ा है, तो यहाँ एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनका नाम है मैक्यूला डेंसा। This structure is located where the distal tubule lies adjacent to efferent and efferent arterioles at the nephron, which is called as juxtaglomerular apparatus. एक apparatus है juxtaglomerular apparatus। वो किन चीज़ों पर कंप्राइज है ये आप पढ़ोगे किडनी में, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वहाँ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द सेल्स हैं जो कि मैक्यूला डेंसा कहलाते हैं। वो मैक्यूला डेंसा जो है वो डिटेक्ट करेगा कि अब यहाँ ब्लड वॉल्यूम या ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो वॉल्यूम उसका लो है या ज्यादा है। ठीक है, ये दिस इज द मैक्यूला डेंसा। अब अगर यहाँ बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है फिल्टर हो गया ब्लड से थ्रू ग्लोमेरुलस इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम, तो फीडबैक सिग्नल्स जाएंगे मैक्यूला डेंसा के थ्रू आपके, क्योंकि अब यहाँ मैक्यूला डेंसा ऐसे पड़ा हुआ है, एक साइड पर आपका एफरेंट एट्रियोल है, एक साइड पर एफरेंट है। एफरेंट का मतलब है कि मैसेज यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से मैसेज यहाँ आने के लिए रोकने के लिए ये मैक्यूला डेंसा ने सेंस किया और एफरेंट को मैसेज भेजा है कि बस करो अब और ना भेजो चीज, यानी कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल्स। इन दिस वे क्या करेगा, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज होगा। तो दोनों चीजें, रीनल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज कर जाएगा और रीनल जो है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी डिक्रीज कर जाएगा, सो दैट आपका जो फ्लो है वो भी नॉर्मल हो जाए और जीएफआर भी नॉर्मल हो जाए। दिस इज द डायग्राम व्हिच इज गोइंग टू शो, ये आपका फिल्टर्ड ब्लड आउट जा रहा है या इन जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपका डिस्टल ट्यूब्यूल्स है, दिस इज योर distal tubule, this is your efferent, efferent and this is your डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और ये डिटेक्ट करेंगे मैक्यूला डेंसा, ज्यादा फ्लूइड आ गया इसमें तो फिर वो क्या करेगा कि रोक देगा रीनल ब्लड फ्लो को भी, और आपके दूसरे कौन सा पॉइंट है, आपका रीनल ब्लड फ्लो भी रुक जाएगा और साथ ही साथ आपका जो है फ्लूइड फिल्ट्रेशन भी रुक जाएगा। दोनों चीजें सेंस करके एफरेंट आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन कर देंगे जिसकी वजह से मजीद फ्लूइड आना बंद हो जाएगा, फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ये होगा whenever there is increased arterial pressure, increased blood flow and increased all these things। ठीक, तो उसके बाद अब सेकंड कंडीशन भी हो सकती है जिसमें कि क्या होगा कि ब्लड प्रेशर ही कम हो, डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर। दिस इज द डायग्राम एक्चुअली शोइंग द मैक्यूला डेंसा। ये आपका है स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, ये इफरेंट आर्टेरियोल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के लेवल, ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये ग्लोमेरुलस है।
टू सेट्स ऑफ कैपिलरीज होती है एक्चुअली इसमें, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो नीचे हैं। मैक्यूला डेंसा सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। एक आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, एक डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है। नीचे जो जा रही होती है चीज लंबी सी, ये जो इस डायग्राम में शो हो रही है इसमें, दैट इज योर रीना, आपका लूपोफेनले होता है। दिस इज प्रॉक्सिमल, दिस इज लूपोफेनले, दिस इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसको जो है बड़ा करके ये दिखाया हुआ है आपका कि कैसे आपका जो है मैक्यूला डेंसा जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड में सेल्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे प्रेशर चेंजेस। अगर ज़्यादा प्रेशर हो गया, ज़्यादा वॉल्यूम हो गया ट्यूब्यूल्स में, तो फिर इसने मैसेज भेज दिया एफरेंट को कि ये कंस्ट्रिक्ट कर जाए, जीएफआर भी डिक्रीज कर गया, ब्लड फ्लो भी डिक्रीज कर गया और ब्लड प्रेशर बिकम्स बैक टुवर्ड्स ब्लड फ्लो टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन opposite condition will happen if there is decrease arterial pressure. arterial pressure decrease हो जाएगा तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। ये सारी डिटेल्स बेटा आप पढ़ोगे इन योर सेकेंड ईयर। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेने के लिए कि इसमें जो फोर्सेस थी स्टार्लिंग फोर्सेस, सिमिलरली वो भी कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो गया ना, ब्लड फ्लो, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो जीएफआर भी कम हो गया। अब ये सेंस किसने किया? आपके मैक्यूला डेंसा। ज्यादातर ये मैक्यूला डेंसा सेंस किस करते हैं? सोडियम को। वो उन्होंने अब क्या कर दिया, उन्होंने मैसेज भेज दिया आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स को कि वहां से सोडियम क्लोराइड ज्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। और इन्होंने जो मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं इन्होंने मैसेज भेज दिया कि आपकी किडनीज को कि वहां रेनिन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए। रेनिन ने क्या किया? रेनिन एक एंजाइम है जो कि आपकी किडनीज में प्रोड्यूस हो रहा है। इसने लंग्स को मैसेज भेजा कि लंग्स के अंदर आपके मैसेज किया और वहाँ आपका एंजियोटेंसिन 1 ने कन्वर्ट होना शुरू हो गया एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कहाँ जाके एक्ट करेगा? वो स्पेसिफिकली ज़्यादा वो एक्ट करेगा इफरेंट आर्टेरियल्स पर। वहाँ उसने आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया ताकि यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन कर दी ताकि ब्लड प्रेशर दोबारा से इंक्रीज कर जाए। प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ दिस स्लाइड ऑल्सो। दिस इज गिवन इन गाइटन बट आगे दी हुई है। अगर आप इस स्लाइड को, अगर ये चार्ट या टेबल अगर आप अपने सर्कुलेशन में किडनीज वाले उस छोटे से पोर्शन के साथ जो सर्कुलेशन में ऑटो रेगुलेशन में दिया हुआ है उसके साथ भी बना लोगे तो बाद में आपको पढ़ते हुए इजी रहेगा और आपको अगेन उस चैप्टर में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको इधर ही बना लें। तो फिर उसके बाद साथ ही साथ आपकी क्या होगी, जो आर्टीरियोलर एफरेंट आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस है, एफरेंट तो बढ़ जाएगी ताकि वहाँ कंस्ट्रिक्शन हो जाए। एफरेंट का मतलब है कि वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए ताकि जो आपके ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर आपका ब्लड ज्यादा आ जाए। ठीक है, सो increased blood flow is regulated like this. This is your kidney regulation or tubuloglomerular feedback auto-regulation, how it is going to be regulated like this. ठीक हो क्या? So this is again explained कि reduce blood flow to the kidneys, kidneys release renin. This is going to be happen in case of reduced blood volume, decreased arterial pressure, decreased GFR, decreased glomerular hydrostatic pressure, increased renin release. Renin cause the production of conversion of angiotensin 1 into angiotensin 2. Angiotensin 2 will act on the efferent arterioles and causes vasoconstriction. Efferent arterial vasoconstriction will cause the blood pressure elevated and blood flow to the kidneys going to be increased due to this vasoconstriction, and these kidneys blood flow return back towards normal. This is your tubuloglomerular feedback mechanism. So second important point, this is kidney, और second important point is to remember special tissue में skin में कि जो स्किन का ब्लड फ्लो है वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे कंट्रोल होगा? क्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस फ्लो जो है वो रेगुलेट्स करेगा हीट लॉस को from the body by meeting the flow of heat from the core to the surface of the body where heat is, यानी कि एक बॉडी का इंटरनल कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, एक आपका स्किन के ऊपर क्यूटेनियस स्किन के ऊपर टेम्परेचर है। ये आप टेम्परेचर रेगुलेशन में जब पढ़ोगे ना आपको ज़्यादा अच्छा ज़्यादा फिर भी समझ आ जाएगा। ये कोर टेम्परेचर होता है जो कि बॉडी के अंदरूनी सतह पर होता है और एक आपका स्किन का ये क्यूटेनियस ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो ये स्किन की जो रेगुलेशन है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे टेम्परेचर रेगुलेट होता है।
अब वो कहते हैं कि ये एक्चुअली कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस है जो कि आपकी सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलाई इसको स्टिमुलेट करती है। नॉर्मली तो आपका 3 मिलीलीटर पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ द टिश्यू नॉर्मली कोल्ड वेदर में जो है लॉस हो रहा है, लेकिन अगर हॉट वेदर है, एक्सट्रीम हॉट वेदर है, तो इवन 7 to 8 लीटर्स पर मिनट तक जो है वो लॉस हो सकते हैं पूरी बॉडी से। इसीलिए अगर आप देखें तो गर्मियों में इंसान बहुत गिरा गिरा से महसूस करता है, जब बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए तो एकदम से डिहाइड्रेटेड भी फील करता है, इसलिए कि जो है हीट बहुत ज़्यादा लॉस हो चुकी होती है बॉडी से। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अब वो कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कम है तो, या फिर ये कि बाहर में भी टेम्परेचर कम है, कोल्ड इन्वायरमेंट है, तो इतना कम हीट लॉस होगा कि ज़ीरो हीट लॉस भी हो सकता है। जबकि बहुत ज़्यादा जो है इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपकी जो स्किन की है वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी और आपका जो ब्लड फ्लो है ग्रेट इनफ टू मीट द बेसिक मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द स्किन। ये हैं आपकी दो पिक्चर्स जो शो कर रही हैं कि अगर जो है कोल्ड इन्वायरमेंट है तो ब्लड वेसल्स जो हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और हीट इज रिटेन्ड बाय योर बॉडी। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपकी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स वेसो डायलेटेड हो जाएंगी और हीट लॉस्ट हो जाएगी थ्रू रेडिएशन, कन्वेक्शन। ठीक है, ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो कि आप स्टडी करोगे इन योर टेम्परेचर रेगुलेशन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, और फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे इन टेम्परेचर रेगुलेशन। So this is your auto regulation. Again another diagram which is going to show कि जब पेरिफ्रीज कोल्ड होंगी तो मैसेज जाएगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, वहाँ टेम्परेचर कंट्रोलिंग एरियाज हैं। वहाँ जो है वहाँ से मैसेज जाएगा, आपके ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो वहाँ से फ्लो करके आपकी बॉडी को मैसेज जाएगा। और स्पेशली मैसेज कहाँ जा रहा है? आपकी कैपिलरीज पे मैसेज जाता है। कैपिलरीज क्या करेंगी? अगर तो वहाँ बॉडी टेम्परेचर भी लो है तो अब उसका काम क्या है? उसने आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है ताकि आपकी हीट ना लॉस हो, कंजर्व करनी है हीट। तो आपकी कैपिलरीज की वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और आपकी स्वेट सेक्रेशंस जो है वो सीज हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, हेयर स्टैंड आउट हो जाएंगे। और ये इनका काम सब चीज़ों का क्या है? टू कंट्रोल और टू कंजर्व द टेम्परेचर। ठीक हो गया। अब इसके अलावा बिहेवियर कंट्रोल भी होगा कि आप गर्म कपड़े पहनोगे, हीटर के पास आओगे और अपने आप को वार्म करोगे। ठीक। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपकी पेरिफ्रीज हॉट हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म आपकी पेरिफ्रीज हो जाए और बाहर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड है जो फ्लो कर रहा है कैपिलरीज लेवल पर वो डायलेट कर जाएगा नियर स्किन सरफेस, और वहाँ से क्या हो जाएगी? वेसो डायलेटेशन हो जाएगा और आपकी बॉडी में से हीट लॉस होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वहाँ स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके अलावा आपका पसीना बाहर आना शुरू हो जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज वेपरेशन। और इसके साथ ही साथ आप बिहेवियर कंट्रोल भी करते हो। वो कैसे आप करते हो? आप एसी चलाते हो, आप फैन चलाते हो। पहले तो आप फैन चलाते हो, फिर हवा से सूखता है आपका पसीना, उसके बाद आप अगर ज़्यादा फिर भी गर्मी ना कम हो रही हो तो फिर आप एसी चलाते हो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है कंट्रोल करती हैं आपकी ब्लड फ्लो। ठीक हो गया। Now and up till now we have discussed autoregulation of specific organs. Number one, we have discussed the tubuloglomerular feedback in kidneys. Number two, this blood flow regulation in skin, and the cause of this blood flow regulation in skin is to control your temperature of the body. Third important thing कि आपका ब्रेन कितना एक्टिव रहेगा, डिप्रेस रहेगा या एक्टिव रहेगा, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, सेरिब्रल ब्लड फ्लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ कौन सी तीन चीजें जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? आपके three metabolic factors have potent effects in controlling cerebral blood flow, that is your carbon dioxide, your hydrogen ions and your carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पहले नंबर पर है, हाइड्रोजन नंबर पर है, ऑक्सीजन तीसरे नंबर पर। तमाम फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल करती हैं आपके ब्लड को फ्लो को।
जब भी बॉडी जो ब्रेन का मेटाबॉलिज्म है फास्ट होगा तो वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगी। जब ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगी तो वहाँ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड खुद तो ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं क्रॉस सकती, तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर वाटर है उसके साथ मिलके आपका बना देते हैं कार्बोनिक एसिड। वो कार्बोनिक एसिड जो है वो फर्दर डिसएसोसिएट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बन। वो हाइड्रोजन आयंस जाके आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे और आपकी रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगी और आपका जो है ब्लड फ्लो अगेन गोइंग टू इंक्रीज। ठीक हो गया? सो ये है एक्चुअली स्टोरी। इसमें ये वही आपकी एक्सप्लेनेशन है कि इंक्रीज इन आइदर और बोथ ऑफ दीज आयन डायलेट द सेरिब्रल ब्लड वेसल्स। अब हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो गए या कार्बन डाइऑक्साइड तो डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर सकता, लेकिन हाइड्रोजन आयंस जो है वो डायरेक्टली इंक्रीज कर जाते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयंस या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो इवन ये डिप्रेस भी कर सकते हैं ब्रेन को, इन स्पाइट ऑफ कि उसकी एक्साइटेशन को करने की बजाय ये डिप्रेस कर देगा। ठीक है, सो दिस इज दीज टू इम्पॉर्टेंट आयंस टू कंट्रोल द ब्लड फ्लो। ये आपकी समरी है जो अभी तक आपने सारे का सारा पढ़ा है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि एक्यूट कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो, इसकी पिक्चर ले लें और इसको याद कर लो। इसकी पिक्चर लेने के साथ साथ इसको याद करो कि अगर आपको लिखना आ गया, कुछ भी लिखना आ गया इनमें से, तो आपने क्या लिखना है। अगर आपको आ गया कि एक्यूट कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो में मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट से कौन सी थ्योरीज हैं, तो वेसोडायलेटेड थ्योरी है या फिर ऑक्सीजन डिमांड या न्यूट्रिएंट डिमांड थ्योरी। ठीक है, तो इसमें वेसोडायलेटेड थ्योरी में आपने लिखना है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो एडिनोसिन कंपाउंड्स आ जाएंगे, लैक्टिक एसिड्स आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये तमाम चीज़ें जो वेसोडायलेटर्स रिलीज होंगे और वेसोडायलेटर थ्योरी होगी। और अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज होगी तो ऑक्सीजन लैक होगी, और साथ ही साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी डिक्रीज ऑक्सीजन होगी तो एडिनोसिन भी डिक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज डिमांड हो जाएगी। तो दिस इज ऑक्सीजन लैक थ्योरी। और साथ ही साथ अदर न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है कि अगर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स या फैटी एसिड्स डिक्रीज हो गए तो भी आपकी जो है वेसोडायलेटेशन हो जाएगी और ब्लड फ्लो कंट्रोल हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने दूसरा पढ़ा है ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो चेंजेस ड्यूरिंग चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तब भी मेटाबॉलिक थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, यही तमाम चीज़ों को। और साथ ही साथ आप मायोजेनिक थ्योरी, कि मायोजेनिक इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ योर, जो आपकी इनहेरेंट है आपके अंदर, बॉडी के अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर है, तो कैसे वो ब्लड आपका जो है फ्लो कंट्रोल होगा। साथ ही साथ आपने तीसरा पॉइंट पढ़ा है कि स्पेसिफिक टिश्यूज ऑफ द बॉडी में कैसे कंट्रोल होना है। उस स्पेसिफिक टिश्यूज में आपने पढ़ा ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक, सेकंड आपने पढ़ा स्किन, थर्ड आपने पढ़ा सेरिब्रल ब्लड फ्लो। अब मजे की बात है कि सर्कुलेशन में आपका एक पूरे का पूरा चैप्टर है सेरिब्रल ब्लड फ्लो का, वहाँ भी आप डिटेल से इसको पढ़ लोगे। ठीक है, सो उसके बाद अब आ जाते हैं आपके कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर कौन से स्पेसिफिक जो हैं रिलीज हो रही हैं, चीज़ें रिलीज हो रही हैं जो कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर विजो डायलिटेशन करते हैं या उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। और वो कहाँ से आते हैं? वो एक्चुअली आपके एंडोथीलियम से आते हैं, कैपिलरीज में। कंट्रोल ऑफ टिश्यू ब्लड फ्लो बाय एंडोथीलियल ड्राइव्ड रिलैक्सिंग और कंस्ट्रक्टिंग फैक्टर्स। रिलैक्सिंग से आपने याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड, और कंस्ट्रक्टिंग से आपने याद रखना है एंडोथीलियम। प्लीज इसको याद रखना है कि एमसीक्यूज बहुत आ जाते होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का भी और कंस्ट्रक्शन का भी, कि मोस्ट पोटेंट वेसोडायलेटर। अब नाइट्रस ऑक्साइड से अगर तुम याद रखो तो तुम्हें याद होगा कि सब लिंगुअल जो एंजाइना के पेशेंट्स हैं उनको भी ये नाइट्रस ऑक्साइड देते थे, जो अमाइल नाइट्रेट, ग्लिस्टर नाइट्रेट, पान की जो गोली रखते हैं, तो ब्लड जो ब्लड वेसल, कॉर्नरी ब्लड वेसल्स की वेसोडायलेटेशन करते हैं, ये नेचुरली भी आपकी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा होता है। और पीछे जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वेसोडायलेटर्स का वॉश आउट हो जाता है, तो दिस इज द सेम वॉश आउट इनका भी हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। होता कहाँ से? ये हेल्दी इंडिविजुअल जो आपके एंडोथीलियल सेल्स हैं वहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड, अ वेसोडायलेटर, रिलीज फ्रॉम हेल्दी एंडोथीलियल सेल्स। The most important of the endothelial derived relaxing factor is your nitric oxide. अब ये होती क्या है नाइट्रस ऑक्साइड? तो लाफिंग गैस भी कहते हैं, और ये लिपोफिलिक गैस है। लिपोफिलिक गैस is that is released from in endothelial cells in response to some chemical and physical stimuli.
अब ये ड्राइव्ड कहाँ से होती है, किससे मिलने से बनती है? ये ऑक्सीजन से और आर्जिनिन के मिलने से बनती है। इट इज ड्राइव्ड, और कौन सा एंजाइम होता है? एंडोथेलियल डिराइव्ड नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, which is going to synthesize nitrous oxide from arginine and oxygen and by reduction of inorganic nitrate. If you see this diagram, तो इस डायग्राम में ये दिखाई है एंडोथेलियन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है सिंथेज, that is your nitric oxide synthase, that is going to cause reduction of nitrates and oxygen plus this. अब ये करेगी क्या? नाइट्रस ऑक्साइड बन गई, एक तो ये शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी, सेकेंडली ये क्या करती है कि ये कन्वर्जन करती है साइक्लिक जी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट को इनटू साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। वो क्या करती है? वो आपकी ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन करती है। ठीक है, कैसी ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन होती है? बाय कन्वर्जन ऑफ cyclic guanine triphosphate into cyclic guanine monophosphate and doing the relaxation. This is the mechanism of action. और ये प्रोड्यूस कैसी होगी कि यहाँ से जो विस्कस ब्लड जो है जो आपका फ्लो करता है, तो जो ये ब्लड फ्लो आपका हो रहा है ये शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। शेयर स्ट्रेस से जो आपकी एंडोथेलियल वेसल्स हैं वो प्रोड्यूस कर देंगी नाइट्रस ऑक्साइड। और वो कैसे नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? by combining with oxygen and arginine and with inorganic nitrates. और ये क्या करेगा? ये soluble guanylate cyclase को activate करेगा, which is going to cause conversion of the cyclic GTP into cyclic guanine monophosphate. और cyclic GMP या guanine monophosphate is going to cause relaxation of your blood vessels. Now I'm going to repeat all these phenomena कि जब ये नाइट्रस ऑक्साइड सेल्स में से डिफ्यूज होके बाहर आ गई, तो इसके एक मजे की बात ये भी याद रखनी है कि इसकी हाफ लाइफ बहुत ही कम है, सिर्फ 6 सेकेंड्स है, और ये जहाँ रिलीज हो रही है वहीं एक्ट करेगी। तो ये क्या करेगी? एक्टिवेट करेगी सॉल्युबल ग्वानुलेट साइक्लेज को स्मूथ मसल्स में, जो कि कन्वर्ट करेगा साइक्लिक गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को टू साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड साइक्लिक गोनिन मोनोफॉस्फेट dependent protein kinases, which has several actions, and one action of that is your dilatation. Normally the flow of the blood through the arteries and arterioles causes shear stress on the endothelial cells because of viscous drag. बहुत थिक है ना ब्लड, थिक होता है तो ये ड्रैग सा प्रोड्यूस करता है। ये आपका स्ट्रेस जो है ये ट्विस्ट करेगा या बेंड करेगा एंडोथेलियल सेल्स को इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो and causes significant release of nitrous oxide in the blood vessels. और ये nitrous oxide आपकी blood vessels को relax करेगी। This is the diagram showing again blood vessels का shear stress है, nitrous oxide produce हुआ है, कैसे produce हुआ है, इन डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, उसने एक्टिवेट किया है, कन्वर्ट किया है, इसने वेसोडाइलेटेशन कर दिया है। ये अब क्या करेगा? ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये लार्जर अपस्ट्रीम ब्लड वेसल्स की भी डायलिटेशन करेगा व्हेनेवर माइक्रोवास्कुलर ब्लड फ्लो इंक्रीजेस डाउनस्ट्रीम, यानी कि नीचे भी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है और उसकी वेसोडाइलेटेशन ऊपर वाली ब्लड वेसल्स जो हैं लार्जर ब्लड वेसल्स हैं उनकी भी वेसोडाइलेटेशन करता है। अगर ये इफेक्टिवली ना करेगा तो देयर विल बी effective without this effectiveness of local blood flow control would be decreased because a significant part of the resistance to blood flow is in the upstream smaller arteries. अब ये तो नहीं है कि जो नीचे वाली आर्टरीज है वहां तो वेसोडाइलेशन होगी, लेकिन ऊपर वाली आर्टरीज जो हैं वो कंस्ट्रिक्टेड रहे, चारों तरफ ब्लड जाना है ना, तो ऊपर वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी वेसोडाइलेशन होती है। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड जो सिंथेसिस है ये आपकी रिलीज और सिंथेसिस कैसे होगी, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि ये जो है ये स्टिमुलेट होगी बाय द एंजियोटेंसिन 2 वेसोकंस्ट्रिक्टर। वो कहाँ से आया था? आपको मैंने बताया था कि रेनिन प्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद अब आपका जो था रेनिन ने आपकी कन्वर्जन की थी और वेसोकंस्ट्रिक्शन की थी, तो एंजियोटेंसिन 2 आकर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा एंडोथेलियल सेल्स को और ये ज़्यादा वेसोकंस्ट्रिक्शन ना हो जाए, इसलिए उसको बचाने के लिए आपकी नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। खुदा की कुदरत देखिए बेटा कितनी अच्छी है कि
ना तो अल्लाह मियाँ बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो होने देता है नॉर्मली ह्यूमन बींग्स को, अनटिल अनलेस से कोई इंजरी हो गई है ब्लड वेसल की और वहाँ नाइट्रस ऑक्साइड नहीं हो रही प्रोड्यूस, या कोई हाइपरटेंशन है या कोई डायबिटिक है, तो वहाँ ये फिनोमेना जो है वो इम्पेयर्ड हो, तो वहाँ जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड इतनी ज़्यादा नहीं रिलीज होगी। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में खुदा की कुदरत देखें कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है तो एंजियोटेंसिन 2 ने ऑटोमेटिकली आके ब्लड वेसल्स के बाहर जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ लग जाएंगे और वहाँ वो क्या करेंगे, वो आपके ब्लड जो है उसको स्टिमुलेट कर देंगे आपकी एंडोथेलियल सेल्स को कि भाई अब इसको जो है बॉडी को रिक्वायर्ड है, क्योंकि ब्लड फ्लो भी तो साथ ही, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ब्लड फ्लो भी तो इंक्रीज हुआ ना, तो ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई है। ऑक्सीजन आजलीन के साथ मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड को बना देना है, नाइट्रस ऑक्साइड ने क्या करना है आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देना है, डायलेट कर। लेकिन अगर एंडोथेलियल सेल्स जो हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन या एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ डैमेज हो चुके हों तो ये देयर विल बी इम्पेयर्ड नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेसिस। अब वो क्या कर सकेगी, वो आपके इम्पेयर्ड कर सकेगी बॉडी टिश्यूज स्पेशली हार्ट, ब्रेन एंड किडनीज। even they are very vulnerable tissues, even damage can be happen in cases of excessive vasoconstriction और worsening the hypertension and endothelial damage। तो फिर क्या होगा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगी। जब नाइट्रस ऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगी तो लाजमी बात है वहाँ आपकी जो है प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में। उसके बाद यू कैन कम अक्रॉस द क्वेश्चन कि व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। एक यूज तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी यूज हो सकती है लाइक नाइट्रोग्लिसरीन एंड एमाइल नाइट्रेट एंड अदर नाइट्रेट डेरिवेटिव्स इन एंजाइना पेक्टोरिस। अब एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, कहते हैं ना किसी को कि अचानक उसको जो है उसने कोई बुरी खबर सुनी या उसको बहुत इंटेंस टेंशन हुई तो उसके यहाँ एकदम से पकड़ लेते हैं, हार्ट को पकड़ लेते हैं, दर्द शुरू हो जाती है, तो हार्ट अटैक नहीं भी होता तो वो ठीक हो जाते हैं कुछ देर के बाद, जबान की नीचे गोली रखते हैं, तो वो दैट टैबलेट इज एक्चुअली नाइट्रोग्लिसरीन और अमाइल नाइट्रेट। और एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, सिवियर चेस्ट पेन व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द इस्कीमिया ऑफ द हार्ट मसल्स। और जब ये नाइट्रेट ग्लिसरीन जो है ब्रोक डाउन होती है तो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगी और ये विजुडाइलेटेशन कर देगी ब्लड वेसल्स की, कॉर्नरी ब्लड वेसल्स। सेकेंड जो यूज है इसका वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शंस ऑफ द मेल्स में देते हैं, और ड्रग का नाम है सिलिडेनाफिल। सिलिडेनाफिल इज अ ड्रग दैट इज एक्चुअली गोइंग टू इनहिबिट साइक्लिक जीएमपी, उसको इनहिबिट कर देगा। और स्पेसिफिक एंजाइम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 जो कि एक एंजाइम है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5, उसको ये इनहिबिट कर देगा। उसका काम क्या था उस एंजाइम का, उसने डिग्रेड करना था साइक्लिक जीएमपी को। तो साइक्लिक जीएमपी का काम क्या था, पीछे हमने देखा था रिलैक्सेशन यानी कि वेसोडाइलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो इसकी इनहिबिशन को प्रिवेंट करके नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसकी प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट हो जाएगा, वेसोडाइलेशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी एंड दिस इज गोइंग टू कॉज अफेक्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शंस ऑफ द बॉडी। अब आ जाता है आपका वेसोकंस्ट्रिक्टर। जो पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर जो रिलीज होता है फ्रॉम द डैमेज्ड एंडोथेलियम दैट इज कॉल्ड एज एंडोथेलियन। आपने एंडोथेलियम से याद रखना है एंडोथेलियन। दिस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द एंडोथेलियल सेल्स ऑलमोस्ट ऑल ब्लड वेसल but greatly produced in amount when the blood vessels are injured। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा व्हेन द एंडोथेलियम इज डैमेज्ड बाय द हाइपरटेंशन। ठीक, अब इसका यूसेज क्या है, यूसेज इसका जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में जो है उसमें इसको ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आप सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में इसको ब्लॉकेज का कोई रोल नहीं है। This is the end of your up till long-term regulation of the blood flow, auto-regulation of blood flow, and normal vasodilator and your जो है आपका वेसोकंस्ट्रिक्टर। अच्छा जी, ये आपकी चैट में मैंने अब पढ़ा है कि आवाज़ बहुत कम है, पता नहीं मुझे नहीं समझ आती, मैं तो बड़ा ऊंची बोल रही होती हूँ और अगर आपको पता हो तो क्लास में सबसे ऊंची मेरी आवाज़ होती है। तो अब एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर लेक्चर, अब आप लोगों ने गाइटन खोलनी है और गाइटन खोल के एटलीस्ट यू मार्क योर गाइटन कि आपने ऑटो रेगुलेशन पढ़ ली है अप टिल लॉन्ग रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो तक। ठीक है, और एनी क्वेश्चन बच्चों ने तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी और उसके मार्क्स दूंगी आप लोगों को। अभी से अभी क्या पढ़ा है आज हमने, सिर्फ उसका मुझे लिख के बता दो।
क्या स्टडी किया है टुडे, राइट इन पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आने चाहिए मुझे सबकी तरफ से। राइट नाउ प्लीज आंसर मी, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग सुन रहे हो। जिसका आंसर आएगा उसका मतलब है कि वो सुन रहा है। लो जी, ईशा तो सुन रही थी और बाकी सब सो रहे हैं। शाहजेब का भी आ गया है, गुड, ठीक है बेटा। और किसी का आंसर नहीं आया, सिर्फ 2 बंदे आए हैं। लॉन्ग टर्म तो बेटे मैंने अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ाई नहीं है रूज, ऑटो रेगुलेशन पढ़ी है, लॉन्ग टर्म हम कल पढ़ेंगे। शाबाश नुमान, अरूज, अहमद, अली, गुड। अमी, एमन, तुलसिया, तैयबा, शाबाश शाबाश, गुड। आई एम हैप्पी कि यू आर लिसनिंग, वेरी गुड। अलीजा ने नाम भी लिखे हैं, शाबाश। सबा, सबा ने ऑटो रेगुलेशन, बाकी मेजॉरिटी को सिर्फ ऑटो रेगुलेशन का वर्ड याद लगा है और अच्छा लगा है, बाकी जो मायोजेनिक और मेटाबॉलिक है उसका नाम मजा नहीं है। अच्छा शाहजेब ने, चलो जी, स्पेशल मैकेनिज्म भी लिखा है, शाबाश। स्पेशल टिश्यूज के हैं बेटा, स्पेशल टिश्यूज के लेवल पर, गुड। ओके, टुमारो बेटा वी विल डिस्कस इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छी ज्यादा आवाज आए। आयशा मुश्ताक ने भी मायोजेनिक लिख दी है, गुड। अब काश तुम लोग मेरे सामने होते, दुआ करो जल्दी ये सारा कुछ ठीक हो, तो तब मैं आप लोगों से इंडिविजुअली आंखों में आंखें डाल के पूछती ना। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मोस्ट ऑफ यू आर लिसनिंग। अभी भी मोस्ट के आंसर नहीं आए मुझे, कुछ जो है वो लगता है ऑन करके चले गए हैं, लेकिन फिर भी आई एम हैप्पी कि आप लोग सुन रहे थे, वेरी गुड, शाबाश। इसको खोल लो और इसको मार्क कर लो, चैप्टर नंबर 17 है और इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता होता है कि हाउ डू द ब्लड इज गोइंग टू बी ऑटो रेगुलेटेड, और उसमें तुम लोगों ने एग्जाम्पल्स जो हैं वो दे के फिर बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। अल्लाह हाफिज।